So firstly, we will do the introduction part, right? Industrial revolution in Europe created the need to look for a new market. Basically what, जो हमारे यहाँ पे बात करें कि जो यूरोपियन थे, they firstly came as a trader. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे? यूरोप में, और उनको क्या चाहिए था? एक नया मार्केट चाहिए था. There were a strong urge of the European merchant to search route to the east. और उनके अंदर ईगरनेस थी कि भाई कैसे वो एक नया रास्ता खोजे, कहाँ का? ईस्ट का. अगर हम बात करें तो इंडिया किधर आएगी? उनके ईस्ट में आएगी. This was possible because of the great advance in shipbuildings and navigational technology. और वो यहाँ तक कैसे आ पाए? क्योंकि दो एडवांसमेंट हुए. कौन कौन से? एक तो शिप्स का बनाना, यानी शिप को ऐसा बनाया गया कि वो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर सके, और दूसरा नेविगेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे हम नेविगेट कर सके, कैसे हम देख सके दिशा, राइट, कैसे हम देख सके कौन सी डायरेक्शन कहाँ जा रही है. It ultimately resulted in the discovery of a new route to east via the Cape of Good Hope. तो ये जो नई जो जर्नी स्टार्ट हुई, नया रूट कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप. कहाँ पर ये है? अफ्रीका के बिल्कुल बॉटम में, यानी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट के बॉटम में. This led to the European monopoly over the sea. मतलब जो यूरोपियन मोनोपोली, मतलब कि यूरोपियन ही थे जो पूरे वर्ल्ड में घूम सकते थे. कहाँ पे? सी के थ्रू. बिकॉज क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी. और पहला कौन था? फर्स्ट बाय द पोर्चुगीज. और सबसे पहले यूरोपियन कौन थे? पोर्चुगीज थे. एंड लेटर बाय द अदर यूरोपियन पावर. उसके बाद अदर यूरोपियन पावर्स आई. कौन कौन सी? जैसे इंग्लिश हो गए, डच हो गए एंड द फ्रेंच हो गए. आइए देखते हैं फर्स्ट वाला कौन सा? पोर्चुगीज के बारे में. ऑन मे 1498 वास्को डी गामा, वन ऑफ द रॉयल नेविगेटर, फाउंड अ न्यू सी रूट टू इंडिया. यानी कि अगर हम बात करें पहला जो विदेशी ने जिसने धरती पे पैर रखा इंडिया के थ्रू सी रूट, कौन था वो? वास्को डी गामा थे. कौन थे? वास्को डी गामा. ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है 1498. एंड रीच द फेमस पोर्ट कैलिकट. और सबसे फेमस जो उस टाइम में पोर्ट था, कहां पहुंचे? कैलिकट में. ऑन द मालाबार कोस्ट. कहां पर है वो? मालाबार कोस्ट में है. इन द मालाबार रीजन द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1500 एट कैलिकट. तो जो कैलिकट में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कब? 1500 में. हाउएवर इन द अदर रीजन ऑफ द मालाबार कोस्ट फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड. और बाकी जगह पे भी उन्होंने फैक्ट्री लगाई अपनी. एक जगह पहले लगा ली, उसके बाद फिर कोची में लगाए, कन्नौर में लगाए, चलियाम में लगाई, रकोल, राइट, एक्सेट्रा. बाकी ये सारी जगह पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया. इन द नॉर्थ वेस्ट कैम्बे was the main port on the route from Calicut, right? तो उनका जो कैम्बे है, कैम्बे में कहाँ पे जो मेन रूट था कौन सा? कैलिकट के फॉर्म में था. Beside कैम्बे पोर्चुगीज also established their factories. तो उन्होंने पोर्चुगीज ने भी वहां पे अपनी फैक्ट्री को वहां से सेटअप करना शुरू कर दिया. Then बसेन, सूरत, दमन एंड भावनगर, these are the also major region जहां पे अपनी उन्होंने फैक्ट्रीज को लगाना शुरू कर दिया. The Portuguese also tried to establish commercial contract with Bengal. तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट किससे बनाया? बंगाल से. कैसे? कॉमर्शियली, मतलब लेन देन, व्यापार से. द फर्स्ट एफर्ट इन दिस डायरेक्शन वाज मेड चिटगांव. तो चिटगांव एक जगह है जहां पे उन्होंने अपने सबसे पहले कॉन्टैक्ट बनाया. वहां पे उन्होंने आकर अपनी सेल एंड परचेज यानी कॉमर्शियल चीजों को वहां पे शुरू कर दिया. द चीफ पोर्ट ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दिस पीरियड. और बंगाल उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट रोल प्ले करता था. क्यों? क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था. The other center was the हुगली and the बदेन. और जो दूसरा अगर हम बात करें बंगाल में तो हुगली और बदेन अदर इंपॉर्टेंट वहां पे क्या है? पोर्ट्स हैं. The Portuguese did not have enough commodities to exchange for those available in the east. अब जो पोर्चुगीज वहां से आए तो थे, बट उनके पास इतना सारा नहीं था कि वो क्या करें? वो एक्सचेंज कर सके. So their commodities had a limited market among eastern nobility. और उनके पास बहुत कम था. ऑलरेडी जब उनके पास चीजें कम है तो वो कम ही प्रोड्यूस करेंगे. Hence precious metal, especially silver, were brought to east from the west for buying goods. तो क्या? वो सिल्वर्स के फॉर्म में उन्होंने ट्रेड करना शुरू करा. नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? डच. द डच फॉर्म्ड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. आपको याद रखना पड़ेगा डच ने क्या फॉर्म करा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी. कौन से ईयर में? 1602 में, यानी ऑलमोस्ट पोर्चुगीज के 100 साल बाद. दे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन गुजरात. कहां पे? गुजरात में उन्होंने फैक्ट्रीज को क्या करा? सेटअप किया. ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. एंड कहां पे करा? कोरोमंडल कोस्ट पे करा. और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राइट, इन सब जगहों पे भी उन्होंने क्या अपनी वहां पे फॉर्म करी. क्या? एंड द इंटीरियर ऑफ द लोअर गैंगेटिक वैली, मतलब ये बहुत दूर तक आ गए. कौन? डच. द इंपॉर्टेंट फैक्ट्री ऑफ द डच इन इंडिया वर. अब इंडिया में उनकी डच की कहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज है? तो फर्स्ट है मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिलीपट्टनम, कराईकल, चिंसोरा, कासिम बाजार,
बारंगोर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम एंड कोचीन. दीज आर द मेजर सिटीज वेयर दे सेट अप द इंडस्ट्रीज. किसने? डच ने. देखो द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री इन बंगाल. तो ये वहां पे एक एग्जांपल दिखा रखा है आपको पिक्चर से, राइट. फ्रेंच. नाउ फर्स्ट वन इज दैट फ्रेंच. द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन सूरत. अगर हम बात करें फ्रेंच की तो उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे सेटअप करी? सूरत में. एंड ईयर इज 1668 एंड अंदर एट द मसूलीपट्टनम इन 1669. और मसूलीपट्टनम में का 1669 में बाय ऑब्टेनिंग अ पेटेंट फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, राइट. पेटेंट मतलब उन्होंने परमिशन ली किससे? गोलकुंडा से, और उन्होंने सेटअप कर दिया. इन 1674 द फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी, नाउ पुडुचेरी, was led in a modest manner. मतलब वो क्या बोलते कि पौंडीचेरी को उन्होंने, या पुडुचेरी जो बोलते हैं हम उसको, बहुत ज्यादा उसको एडवांस फॉर्म में बनाया. which soon became the headquarters of the French. और उसको इतना एडवांस बनाया कि देखने में लगता नहीं कि वो इंडिया का पार्ट होगा. और फ्रेंच ने क्या बनाया? उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया. जैसे हम कहते हैं जैसे कैपिटल बना दिया, उस टाइप से उन्होंने क्या बना? अपना हेडक्वार्टर. दे डेवलप इनटू एन इंपॉर्टेंट प्लेस, फोर्टिफाइड फुली. और उन्होंने क्या करा? उसको बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड किया. मतलब कि उसको आसपास वहां पे बहुत बड़ा महल से बनाया, उसको फिर चारों तरफ घेर दिया. इस तरीके से उन्होंने अपना सेटअप किया. ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया द फ्रेंच कंपनी हैड सम फैक्ट्रीज. हम बात करते हैं जब कोई आया तो वो क्या अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा, तो उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ पे क्या करा? अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया. सच एज चंद्रनगौर इन बंगाल, माहे ऑन द मालाबार कोस्ट एंड कराईकल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. ये हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ ईस्ट और कुछ वेस्ट तरफ पे अपनी कोस्ट को बनाया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेंच वाज प्योरली कॉमर्शियल. और जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था किसका? इनका वो था कॉमर्शियली. मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? हमें ज्यादा से चीजों को सेल करना है, ताकि मतलब इनका मेन एम ये था कि इन्हें खाली ट्रेड करना है, और कोई इनकी मंशा नहीं थी. नेक्स्ट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बहुत फेमस है, राइट. इट वाज ऑन द 31st December 1600 दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड इंग्लैंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी वाज टेकन. यानी कि ये वो डे था जब इन्होंने डिसाइड किया, और या कह सकते जब इंडिया में आए कि हमें क्या करना है? हमें भी क्या करना है? हमें भी ट्रेड करना है. On that memorable day, the English East India Company received a charter from the Queen Elizabeth, granting it monopoly of Eastern trade for the 15 year. तो इन्होंने जो क्वीन एलिजाबेथ है, क्यों? क्योंकि वो शी इज अ मेन पर्सन जिनसे इनको ग्रांट मिलता, परमिशन मिलता था. और परमिशन क्या मिली? कि हमें इसमें जाके क्या करना है? हमें ट्रेड करना है. और मोनोपोली मतलब होता है सिंगल पर्सन होगा जो उस पर्टिकुलर जगह पे रूल करेगा, नहीं उसी चीजें वो रहेगा. ये बकिंगम पैलेस है कहाँ पे? लंदन में. In 1609 the company said Captain Hawkins. तो फर्स्ट जो पर्सन यहाँ से कौन आ रहा है? कैप्टन हॉकिंस आ रहे हैं. द कोर्ट ऑफ जहांगीर. किसके कोर्ट में आ रहे हैं? जहांगीरी कोर्ट में. एंड द एम्परर रिफ्यूजेस, राइट, द इंग्लैंड टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट द सूरत. और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने रिफ्यूज कर दिया. जहांगीर ने रिफ्यूज कर दिया है कि हम आपको नहीं देंगे जगह. हाउएवर इन 1613 जहांगीर इशूड अ फार्मन परमिटिंग द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री परमानेंटली एट सूरत. बट उनको क्या, जहांगीर ने फिर थोड़े दिनों बाद इशू कर दिया कि भाई आप जाके अपनी फैक्ट्री को सेटअप करो. कहां पे? सूरत में. सून द कंपनी सेंट अ ब्रिटिश एम्बेसडर. उसके बाद क्या, जो ब्रिटिश एम्बेसडर है, सर थॉमस रो टू द मुगल कोर्ट विद अ व्यू टू कंक्लूडिंग अ कमर्शियल ट्रीटी विद द एम्परर. और उन्हें क्या, वो एक उन्हें रजामंदी मिल गई कि भाई आप जाके क्या कर सकते हो? कमर्शियली ट्रेड कर सकते हो, ट्रीटी कर सकते हो. किससे? बाकी लोगों से. एंड यू कैन ट्रेड. So he succeeded in the securing several privileges for the company and particularly the permission to erect factories in the certain places with the empire. मतलब जो थॉमस रो है उनको एक परमिशन मिला, और उस परमिशन के थ्रू उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना शुरू कर दिया. कहाँ पे? इंडिया में. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्रीज कहाँ पे सेटअप कर रहे हैं? वो सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बरोच एंड बॉम्बे. बॉम्बे मतलब आज की डेट में हम क्या बोलते उसे? मुंबई. तो दीज आर द सर्टेन प्लेसेस वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फैक्ट्रीज को सेटअप करती है. In 1639, Francis Drake obtained the lease of the Madras. आज की डेट में क्या बोलते हैं मद्रास को? चेन्नई. From the rulers of the Chandagiri and built their fortified factories which came to be known as Fort Saint George. तो जो फोर्ट है यानी जो किला है किस नाम से? जॉर्ज से. That soon superpasses मसूलीपट्टनम as the headquarters of the English settlement on the Coromandel coast. और इन्होंने अपना फोर्ट बना के मसूलीपट्टनम के फॉर्म में they set up their what? headquarter. उन्होंने क्या बना दिया? हेडक्वार्टर. कहाँ पे? कोरोमंडल कोस्ट के पास. मतलब देख रहे हो कैसे वो सेटअप कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज को. A factory was soon established at हुगली. और हुगली एक जगह है कहाँ पे? बंगाल में. वहां पे उन्होंने अपने क्या कर दिया? फैक्ट्री को सेटअप कर दिया. इन कौन से ईयर में? 1651 के अंदर में. एंड अदर established at पटना एंड कसीम बाजार. तो ये जो दो प्लेसेस है वहां पे भी इन्होंने चीजें को जो
फैक्ट्रीज उनको सेटअप करना शुरू कर दिया। इन 1658 व्हाट दे डू, ऑल दी सेटलमेंट्स इन बंगाल, कहां पे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जिसको आज के वीडियो उड़ीसा बोलते हैं, उसका नाम उड़ीसा था पहले, एंड द कोरोमंडल कोस्ट वर मेड सबवर्ट टू द सेंट जॉर्जिया। तो जो फोर्ट है कहां पे, सेंट जॉर्जिया में, उन्होंने उसको अपना मतलब मेन हब बना दिया। नेक्स्ट द कार्नेटिक वॉर्स, राइट। अब देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century द फ्रेंच एमर्ज एज अ सीरियस थ्रेट टू द ग्रोइंग पावर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि हम बात करें शुरुआती में जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो उतने मजबूत नहीं थे, उनसे ज्यादा मजबूत कौन थे, फ्रेंच। और अगर हम बात करें 18th सेंचुरी में तो ये अपने पीक टाइम पे थे, राइट। और इन्होंने थ्रेट किसको भी दे दिया, इंग्लिश को भी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। द राइवलरी बिटवीन इंग्लिश एंड द फ्रेंच बिगेन ड्यू टू द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन इन यूरोप। मतलब ऑस्ट्रिया एक जगह है, वहां पर स्टार्ट हुआ और उसका इफेक्ट कहां पर पड़ रहा है, इंडिया में। और ऑस्ट्रिया कहां पर है, कहां पे, यूरोप में। और उसकी वहां से सक्सेशन से कहां की लड़ाई स्टार्ट हो गई, इंडिया में भी। इन 1742 which simultaneously affected their settlement in India and outside Europe। तो उसके बाद देखते हैं कि ये जो वॉर होता है वो इंडिया में, मतलब जहां जहां पे फ्रेंच था और जहां पे इंग्लैंड था, उन दोनों में जहां वर्ल्ड में भी लड़ाई होती है उसका इफेक्ट हर जगह पे पड़ रहा था, उसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ता है। द इंग्लिश कंपनी एट फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड एट फोर्ट सेंट डेविड एंड द फ्रेंच कंपनी एट पुडुचेरी, यानी पौंडीचेरी से हम बोलते हैं, had cut throat competition in the trade। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनमें कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया ट्रेड का, ट्रेड का भी, हर चीज का भी, किसमें, फ्रेंच और, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लड़ाई अच्छी होती थी इसमें। वेल्थ एंड टेरिटरी, मतलब वो ट्रेड में भी उसको एक दूसरे का इनकाउंटर कर रहे थे, वेल्थ में भी कर रहे थे, और किसमें, और टेरिटरी, मतलब कि हम ये एरिया ज्यादा खींच लेंगे और ये खींच लेंगे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बिगेन ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन इन द कार्नेटिक रीजन। और जो कार्नेटिक वॉर जो हम देखते हैं, जो ये टॉपिक है, उसमें जो उस रीजन को कौन कैप्चर करेगा, सारी लड़ाई इंडिया में इस बात पे फिर शुरू हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, द इंग्लिश कंपनी इन कार्नेटिक रीजन वाज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव है, ये देख रहे हैं आप पिक्चर, ये कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है। इन्होंने किसको लीड किया, ये इंग्लैंड की तरफ से थे, राइट। Who was the clerk in the company? वो क्या थे, क्लर्क थे, कहाँ पे, कंपनी के अंदर में। And he was eager to control Carnatic region and to strengthen the trade for the English, where Dupleix led by the Ford। और डुप्लेक्स कहाँ से थे, वो थे फ्रेंच की तरफ से, और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ इंग्लिश। तो ये दोनों लगे पड़े थे अपने अपने वर्चस्व जमाने में कि हम इस एरिया को कैप्चर करेंगे और हम करेंगे। He was too eager to control the trade। और जो डुप्लेक्स थे वो भी बहुत ईगर थे कि हम, मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेड कंट्रोल करना है इंडिया के ऊपर। सो रॉबर्ट क्लाइव किसकी तरफ से थे, इंग्लिश की तरफ से, और ये किधर से थे, डुप्लेक्स किधर से, ये फ्रेंच की। तो दोनों आपस में लड़ते। द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच राइवलरी लेड टू द थ्री कार्नेटिक। इन दोनों ने जो इंग्लिश, यानी हम बात करें इंग्लिश और हम इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, और फ्रेंच, इन दोनों के बीच में लगभग कितनी, 3 टोटल कार्नेटिक वॉर होती है। और उनका टाइम पीरियड कितना है, 1744 से लेके 1763 तक क्या होती है, 3 कार्नेटिक वॉर। और इसी को क्या बोलते थे हम, कार्नेटिक रीजन। क्या बोलते हैं, कार्नेटिक रीजन। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को देखते हैं हम, क्या है इसके अंदर में, आइए देखते हैं। तो जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का टाइम पीरियड कैसे कितना है, 1744 से लेके 48 एडी तक में। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ब्रोक आउट इन डेक्कन, कौन से ईयर में, 1744 में। और फ्रेंच जनरल कौन है, ला बोर्डोनेसिस, ठीक है, ये इनका नेम है। उन्होंने क्या करा, ही कैप्चर, व्हाट ही कैप्चर, सेंट जॉर्ज। कौन सा फोर्ट इन्होंने कैप्चर किया, सेंट जॉर्ज। कहां पे था, जो मद्रास में था। और आज के में मद्रास क्या बोलते हैं, चेन्नई। बट handed it back to the English company on the payment of the sum of money। बट इन्होंने वापस करना पड़ा सम ऑफ मनी, मतलब ऐसा कॉम्पनसेशन उन्होंने वापस कर दिया। बट डुप्लेक्स, हम बात करते हैं डुप्लेक्स है, द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी रिकैप्चर मद्रास। उसने क्या करा, दोबारा से क्या करा, मद्रास को कैप्चर कर लिया। एंड ही डिफीटेड अ लार्ज इंडियन आर्मी लेड बाय अनवर उद्दीन द नवाब ऑफ कार्नेटिक। तो जो नवाब ऑफ कार्नेटिक है उसको हराकर क्या करा, डुप्लेक्स ने वापस से किसको, उस फोर्ट को कैप्चर कर लिया। But as a result, the end of the Austrian War of Succession and signing the Treaty of Aix-la-Chapelle, ये एक ट्रीटी है जो साइन हुई किसके बीच में, बीच में हुई है फ्रेंच एंड द इंग्लिश के बीच में। और जिसके बाद कब हुई, इन 1748 में। और जिसके बाद क्या करा, मद्रास और रिस्टोर टू द इंग्लिश, यानी कि मद्रास को वापस किसे दे दिया गया, इंग्लिश को। एंड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आल्सो केम टू एन एंड। जो ये एक्स-ला-चैपले जो ट्रीटी है, इसकी बात क्या हुई, ये जो फर्स्ट जो वॉर है कार्नेटिक वॉर, वो खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड कार्नेटिक वॉर को हम देखते हैं। टाइम पीरियड कौन सा है, 1749 से 55 एडी तक। डुप्लेक्स वाज डिटरमाइंड टू कैरी आउट हिज डिजाइन ऑफ एस्टैब्लिशिंग फ्रेंच रूल इन डेक्कन। मतलब उसका था कि मुझे कैसे भी करके डेक्कन एरिया में क्या, फ्रेंच के रूल को बढ़ाना है। ही एम्ड एट द
एक्सक्लूशन ऑफ द इंग्लिश, उसका था कि मुझे कैसे भी करके इंग्लिश को क्या हटाना है। सो ही स्टार्टेड मिडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडियन रूलर्स एंड असिस्टेड देम टू गेन सुप्रीमेसी एंड पावर। तो उसने क्या कर दिया, जो इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर होती थी, मतलब कि जो राजा थे उनके बीच में घुसना शुरू कर दिया, उनके जो डिसीजन उसमें एंटरटेन करना शुरू कर दिया, और मेन था कि कैसे भी करके उसे पावर ज्यादा से ज्यादा गेन करनी है और वहां से इंग्लिश शहर को भगाना है। द निजाम ऑफ हैदराबाद डाइड इन द ईयर 1748 एंड अ वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब कि उनके डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन की कौन की राजगद्दी पे बैठेगा, उस लड़ाई वहां पे क्या एक लड़ाई सा स्टार्ट हो गई, मान लीजिए। नासिर जंग एंड द ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग, ये दो पर्सन है, इन बीच में क्या हुई, लड़ाई हो गई, कौन क्या बनेगा, राजा बनेगा। डुप्लेक्स सक्सीडिंग इन इंस्टॉलिंग मुजफ्फर जंग, तो जो डुप्लेक्स है उसने उसको फेवर किया मुजफ्फर जंग को एज द निजाम, ठीक है, कि वो चाहता था निजाम वो बने, एंड इन रिटर्न ही गॉट ग्रेट वेल्थ एंड अ वास्ट टेरिटरी। उसके रिवर्स में क्या मिला उसे, बस उसने बोला होगा कि भाई मेरे को तुम हेल्प करो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा जगह भी दूंगा और बहुत ज्यादा वेल्थ भी दूंगा, राइट। डुप्लेक्स आल्सो डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन, क्या कर दे उसे मार दिया, अंदर नवाब ऑफ कार्नेटिक, मतलब क्या उसको चाहता था, वो चाहता था कि सब जगह पे इसी का राज हो। आफ्टर द डेथ ऑफ द अनवरुद्दीन देयर वाज अ डिस्प्यूट फॉर द नवाबशिप ऑफ कार्नेटिक बिटवीन मोहम्मद अली एंड द सन ऑफ अनवरुद्दीन एंड द चांद साहिब सन इन लॉ, तो इनके बीच में फिर से लड़ाई हो गई, एंड विद द हेल्प ऑफ द डुप्लेक्स, यानी किसने हेल्प किया, डुप्लेक्स ने हेल्प किया, एंड चंदा साहिब बिकेम द नवाब ऑफ एंड दे हैव नो पावर इन्फ्लुएंस फ्रेंच कंपनी इन हैदराबाद एंड कार्नेटिक। तो जो चंदा साहिब है उनको फिर से क्या मिल गई, राजगद्दी मिल गई, पावर मिल गया, किसकी वजह से, फ्रेंच की वजह से, और क्या उन्होंने रूल करा, हैदराबाद को रूल किया, ठीक है, और उन्होंने कार्नेटिक वॉर को यानी कार्नेटिक जो जगह उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया। However, मोहम्मद अली sought to help the English, अब उधर क्या, जो चंदा साहिब है उनको कौन करा था, फ्रेंच करा था, और इधर मोहम्मद अली जो बचे थे वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं इंग्लिश कंपनी के पास कि वो तो मुझे हेल्प करेगा। तो इंग्लिश में कौन सा था, इंग्लिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव, तो किसके अंडर में थे उस टाइम, रॉबर्ट क्लाइव थे। मार्च टू आरकोट क्या है, वो भी एक प्लेस है। द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक इन 1751, जो प्लेस थी उसकी तरफ वो चल दी है, मतलब कि अब इधर से ब्रिटिश भी चल दी कि हमें क्या करना है, कैप्चर करना है। They defeated the French and beheaded the चंदा साहिब, और यहाँ पे क्या जो चंदा साहिब उसे खत्म कर दिया। In French, these doing the duplex were not supported by the French government, who summoned him back in 1754। तो यहाँ पे जो था ट्रीटी था कि भाई उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। Peace was made between French and the English by the Treaty of Pondicherry। जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या पीस ट्रीटी साइन होती है, कौन सा ये था, 1754 में। On the basis of this treaty, the conquered territories were also restored। मतलब इस ट्रीटी के बाद ये था जो भी जैसे सपोज इंग्लिश ने कुछ कैप्चर करा हुआ फ्रेंच का तो वो वापस कर देंगे, और फ्रेंच ने कुछ कैप्चर किया तो वो वापस कर देंगे, राइट। बोथ द पावर अग्रीड नॉट टू मिडल इन द इंटरनल अफेयर, दोनों ने बोला कि हम किसी के भी इंटरनल अफेयर में हम कोई भी रूलर, अगर जो रूलर है और लोकल है उसके बीच में हम इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं करेंगे, जो वो मन वो खुद करते रहे। This treaty was raised the image of the English in the Carnatic। यहाँ से तो यहाँ से जो इंग्लिश की जो इमेज थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। The French were allowed to retain their position merely on the commercial and trading settlement, मतलब उनका था कि बस उनमें अब दो चीजों पे फोकस करना है, एक कॉमर्स और एक ट्रेड पे, मतलब वो इंटरनली अब इंडिया में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। They were not allowed to maintain the fighting forces, right, कि वो अब उसमें लड़ाई नहीं करेंगे। Thus the French were deprived of their political character। Moreover, it raised the prestige of the British power and established their hegemony in the India। मतलब बेसिकली अब यहाँ पे कौन है, सबसे आगे कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स रहेंगे, और ब्रिटिशर्स ने अपनी हेजिमनी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसने अपनी दादागिरी टाइप उसने दिखाई कहाँ पे, इंडिया के अंदर में, राइट। नेक्स्ट है कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द फ्रेंच, कि क्या कॉजेज थे कि जिसकी वजह से फ्रेंच जो फेल हो गया इंडिया पे रूल करने में। सो फर्स्ट वन, द इमीडिएट एंड द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द फ्रेंच वाज द इनएफिशिएंट सप्लाई फ्रॉम होम। मतलब ये था कि उनके पास जो उनका जो होम टाउन यानी जो फ्रांस है, उस फ्रांस से उनका जो कनेक्शन था वो थोड़ा सा वीक था, मतलब चीजें प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं हो पाता किसका, फ्रेंच और इंडिया के बीच में, क्योंकि इंडिया में अलग चीज था, फ्रेंच में अलग था। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस वाज ईदर अनविलिंग और अनएबल to devote serious attention to Indian issues and was always apt to view them as a minor subsidiaries part of their nation। मतलब बेसिकली क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है वो क्या, वो इधर अनविलिंग और अनेबल, मतलब सीरियस थे ही नहीं वो इंडिया पे अटेंशन के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था, बट वो ऐसे ग्रांटेडली लेते थे, इसलिए उनके हाथ से चीजें निकलती चली गई। The East India Company whole interest was bounded up that the English factories in India। और बाकी जो कंट्रीज था, यानी जो हम बात करें इंग्लैंड की या इंग्लिश की, उनका ज्यादा सुपरमेसी था, तो इसलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू द फ्रेंच। द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन बंगाल,
अब बंगाल में क्या कैसे द नवाब ऑफ बंगाल ऑलवेज फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग द यूरोपियन ट्रेडर्स अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या जो बंगाल में जो नवाब है उनका था कि भाई कैसे भी करके हमें सब चीजें कंट्रोल में रखनी है। सिराजुद्दौला एक बहुत नाम जो फेमस है, द नवाब ऑफ बंगाल, कहाँ के हैं ये, बंगाल के नवाब हैं, फाउंड हिमसेल्फ इन अ बिटर डिस्प्यूट विद इंग्लिश कंपनी, और उनका किससे डिस्प्यूट हो गया, इंग्लिश कंपनी से। द मेन कॉज ऑफ द डिस्प्यूट वाज एडिशनल फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा, नाउ कलकत्ता। विवाद किस बात पे हुआ, किस बात पे उनका आर्गुमेंट होता है, डिस्प्यूट होता है कि उन्होंने जितना उनका एरिया था उससे ज्यादा उन्होंने क्या कर दिया, अपने महल को बढ़ा दिया, एक्सटेंशन फोर्टिफिकेशन है उसको महल को बनाया, which the English had recently undertaken ostensibly as measure of precautions against the French, और इसी फॉर्म में जो फ्रेंच भी उसके अगेंस्ट में आ रहे थे। बट सिराजुद्दौला disapproved their recent fortification and insist on their immediate demolition, और जब सिराजुद्दौला ने बोला कि नहीं, जितना आपको जगह दी गई है आप उसी जगह में अपना जो फोर्ट है, जो किला बनाओगे बनाओ, अदरवाइज आप उसको वो क्या डिमोलिश करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ जाएगा। However, the English refuses to do so and they impose taxes on the Indian goods entering Calcutta. फिर इन्होंने क्या करा, उन्होंने मना कर दिया, और बल्कि जो इंग्लिश है उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए, किस पे, जो भी सामान कहाँ पे आ रहा है, कलकत्ता में आ रहा था। Now, नवाब सिराजुद्दौला decided to put an end to the danger the English posed his authority, right? मतलब ये था कि सिराजुद्दौला ने क्या हो गया, अब उन्होंने बोला कि हमें कैसे भी करके क्या इंग्लिश पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया, आज तो उन्होंने फोर्ट एक छोटा सा बनाया, कल को वो अपना और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते एरियाज को, राइट। इन 1756 ही सीज्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एज कैसिम बाजार, ठीक है, उन्होंने क्या उसे सीज कर लिया, कहाँ पे, जो कसीम बाजार में जो उनकी फैक्ट्री थी, एंड फोर्ट विलियम एट द कैलकाटा, तो उन्होंने क्या उसको सीज कर लिया ताकि वो भी तो कंट्रोल करें, कौन, सिराजुद्दौला वगैरह। As soon as the English in Madras Council received the news of the capturing of Calcutta, जैसे ही न्यूज मिली किसको, इंग्लिश वालों को, कि उन्होंने उनका जो मद्रास का जो फोर्ट है वो कैप्चर कर लिया है, they sent a large military expedition with a fully equipped army and a navy to capture Calcutta। उन्होंने तुरंत अपनी आर्मी को भेज दिया, नेवी के साथ भेजा कि जाकर क्या करो, आप उस जगह को वापस से कैप्चर करो। मानिक चंद, the general of Nawab in the charge of Calcutta, made up pretense of war and then fled to the मुर्शिदाबाद। वो कहाँ चला गया, जो मानिक चंद है, जो कहाँ के जो नवाब थे जिनको चार्ज दिया गया था उस जगह का, वो किधर शिफ्ट होते हैं, वो मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। एंड क्लाइव रिकवर्ड कैलकाटा इन 1756 विदाउट एनी सीरियस फाइट, और क्लाइव क्या करता है, उस जगह को घेर लेता है। द इंग्लिश देन प्लंडर्ड हुगली, राइट, एंड डिस्ट्रॉयड मेनी मैग्निफिसेंट हाउसेज इन दैट सिटी, और उसने क्या करा, हुगली रिवर पे गया, उसने बहुत सारे घरों को, बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, किसने, क्लाइव ने। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, 1757 में। सो ऑन 23rd June of 1757 this battle of Plassey was took place, and on that Sirajuddaulah was died. The forces of the Sirajuddaulah were defeated and the Nawab was killed in this battle. तो जो नवाब है कौन, सिराजुद्दौला, उनकी डेथ हो जाती है इस बैटल में। The Nawab two commanders did not join the war on the promising of being made on the next ruler of the Bengal by the English। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ धोखा होता है कि दो रूलर जो उसके साथ जुड़ने वाले थे वो जुड़ते नहीं है, किसके साथ जुड़ जाते हैं, वो इंग्लिश के साथ। The Battle of Plassey paved the way for the English to establish the supremacy of the Bengal। और ये कहते हैं कि जब अगर हम बात करें बैटल ऑफ प्लासी की इंपॉर्टेंस की, इसकी बात है कि इसके बाद जो बंगाल है वो टोटली किसके अंडर कंट्रोल आ गया, वो आ गया ब्रिटिशर्स के और द इंग्लिश के अंडर में, ठीक है। The rich revenue of Bengal enabled the English company officer to organize a strong army। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की जो आर्मी इतनी स्ट्रांग हुई, कैसे स्ट्रांग हुई, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो बंगाल था सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता था, बंगाल से, और जितना ज्यादा पैसा उतनी तगड़ी आर्मी, उतने ज्यादा फ्रांसिस स्ट्रांग होते थे। मीर जाफर वाज मेड द पपेट ऑफ नवाब बंगाल। तो जो मीर जाफर था उसको पपेट यानी कह सकते हैं कठपुतली की तरह कौन यूज करता था, ब्रिटिशर्स यूज करते थे, उसको क्या बनाया था, नवाब ऑफ बंगाल, और जैसा वो बोलते थे वैसा वो करता था। He gave away large sum of money to Clive and other official of the company। अब उसने क्यों दिया, क्योंकि इसी ने, किसने, जो मीर जाफर है, इसी ने इंसिस्ट किया था ब्रिटिशर्स को कि आप क्या करो, आप आके बंगाल को अपने वो रूल करो, और इसीलिए जब उसको बंगाल का पपेट बना देते हैं, यानी कि जब नवाब बना देते हैं, उसके बाद उसने बहुत सारा पैसा क्लाइव को भी दिया, और जितने ब्रिटिश के कंपनी थे सबको उसने भर भर के पैसा दिया। Moreover, the English were given the right to free trade in the Bengal, Bihar and Orissa। और उन्होंने क्या करा, इसे फ्री राइट दे दिया, किसको, ब्रिटिशर्स को, क्या बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में जाके फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, की क्या इफेक्ट होता है किसका, बैटल ऑफ प्लासी का, मतलब उसके बाद क्या इफेक्ट होता है।
The English forced the farmers and the artisan to sell their goods at a lower prices than the market price and thus made huge profit. इससे क्या हुआ, इन्होंने क्या कर, जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते थे इन फार्मर्स की कि वो जो सामान है वो सस्ते दाम में बेचे ताकि किसको फायदा हो, ब्रिटिशर्स को फायदा हो, राइट. They also extorted bribe from the नवाब and other people. वो क्या करते थे, वो ब्राइब यानी कि आप कह सकते हो कि वो उनसे घूसखोरी करवाते थे, कि उनसे ज्यादा पैसे मांगते थे, किससे, नवाब से भी और लोगों से भी. Thus the supreme control of affair had passed into the hand of English as Nawab of the Mir Jafar entirely dependent upon the support maintaining newly. अब यहाँ पे जो मीर जाफर है वो टोटली किसके अंडर में हो गया, वो हो गया इंग्लिश के अंडर में. और जो भी चीज की सपोर्ट चाहिए होती, कुछ भी, वो हर चीज के लिए किसके पास जाता था, वो जाता था ब्रिटिशर्स के पास. The royal treasury was almost empty. जो रॉयल ट्रेजरी मतलब जो खजाना था जो राजा के पास रहता था वो लगभग क्या हो गया, वो खत्म हो गया. क्यों, क्योंकि हर बात पे ब्रिटिशर्स उससे एक मनचाहा लगान पैसे मांगते थे. एंड द नवाब डिड नॉट हैव इनफ मनी. और उसके बाद जब पैसा जाता रहेगा और इनकम आएगी नहीं तो क्या होगा, भाई पैसे ही खत्म होगा, राइट. इवन पे दिस फाइटिंग फोर्सेस ही बिगेन टू टर्न आउट द कंपनी, बट द हेल्प ऑफ नवाब एटलीस्ट डिसाइडेड टू एब्डिकेट रादर देन यील्ड द डिमांड ऑफ द इंग्लिश. और लास्ट में वो क्या डिसाइड करता है कि वो उसे अलग होना है कंपनी, नवाब को किससे, कंपनी से, ताकि वो जो बच सके. नेक्स्ट द बैटल ऑफ बक्सर. कौन सा है, 1764. द इंग्लिश चार्ज मीर जाफर with the neglect administration and deposited him in the 1960. मतलब जब इनके अकॉर्डिंग जब मीर जाफर नहीं चल रहा था तो उसको उसने हटाने की सोच ली. नेक्स्ट कौन है, मीर कासिम. मीर कासिम द सन ऑफ लॉ ऑफ द मीर जाफर. ये सन ऑफ लॉ किसका है, मीर जाफर का. was then declared as a नवाब बंगाल. यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब किसको बना दिया नवाब, मीर कासिम को. to consolidate his power and free himself from the yoke of English, the Mir Qasim shifted his capital from Calcutta to Monghyor. Monghyor एक जगह है जहां पे उसने मतलब जो मीर कासिम है वो थोड़ा सा चालाक निकला. कैसे, उसे सोचा कि मैं इनसे दूर चला जाता हूं ताकि मैं क्या करूंगा, अपना कंट्रोल जो ब्रिटिश से कम रहेगा, राइट. तो उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी. ही सिक्योर्ड द असिस्टेंस ऑफ यूरोपियन मशीनरीज टू ट्रेन हिज सोल्जर्स इन द मॉडर्न मेथड ऑफ द वॉरफेयर. मतलब इसने क्या करा, इसलिए लेकर गया ताकि वो जो यूरोपियंस के जो वॉर थे, यानी जो यूरोपियन की जो वॉर की जो चीजें थी उससे वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन करेगा, किसके अगेंस्ट, ताकि जब लड़ाई होगी ब्रिटिशर्स तो उसके अगेंस्ट जा सके. And thus built a strong army against the British. उसका था कि मुझे strong army बनानी, किसके against, ब्रिटिशर्स के. The Nawab also abolished the imperial फरमान. तो जो imperial जो फरमान थे वो क्या था, उन्होंने abolish कर दिए. The right of the trading without payment of the transit dues or toll which the English enjoy the for the privilege also. मतलब इसने जो ब्रिटिशर जो privileges यूज करते थे यानी कि अपनी मनमर्जी से, वो मीर कासिम ने उसको धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया. This led to the outbreak of the war between the English and the Mir Qasim. इसके बीच में क्या हुआ, तो जब वो उसकी बात नहीं मानेगा, मीर कासिम इंग्लिश की बात नहीं मानेगा, तो सिंपल सी बात क्या होगी, फिर वॉर होगी. और वही फिर हुआ. उसी वॉर को क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ बक्सर. द नवाब आर्मी was defeated in the battle following 1763. तो वो हार गया, सिंपल सी बात है. वो भाई इनके पास इतने ज्यादा सोर्सेज थोड़े जितने ब्रिटिशर्स के पास थे. The Nawab was driven out of the Bengal. उसको कहाँ निकाल दिया, वहां से, and बिहार and fled into the पटना. कहाँ पे पका उसे, पटना में. After having killed at the English prisoner a number of prominent officials, he had went to the Awadh. और उसको मार दिया गया क्या प्रिजनर में, और फिर उसको कहाँ पे ऑफिसर, दूसरी ऑफिसर जो उनका इंपॉर्टेंट रूल बना ब्रिटिशर्स के लिए, वो क्या बना, अवध. He took refuge with Sujauddaulah, the Nawab of Awadh. कौन है ये सुजाउद्दौला, कहाँ के नवाब है, अवध के. There he formed a confederacy with the Nawab Sujauddaulah and the Mughal emperor. He took refuge in the Awadh with a view to recovering Bengal from the English. तो वो सोच रहे थे कि हम क्या करें, हम बंगाल को रिकवर कराएं, किससे, ब्रिटिशर्स से. सो मीर कासिम along with the नवाब ऑफ अवध and शाह आलम सेकंड joined together. तो यानी कि मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड आलम, ये तीनों मिलके क्या सोचते हैं, हम मिलेंगे और लड़ेंगे, किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, ब्रिटिशर्स के. पर बहुत देर हो चुकी थी. They fought against the English East India Company led by the Robert Clive in the Battle of Buxar in the year 1764. The Confederate army was and defeated by the English. तो उसको किसने हराया, उसको इंग्लैंड ने पूरी तरह हरा दिया. ठीक है, हार नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो भाई न्यूली इक्विप्ड उनके पास सोच रहे, बाकी के पास नहीं था. नेक्स्ट, मीर कासिम fled and led a wandering life till he died in obscurity. Shah Alam II joined the English camp and some time later made peace with the English. मतलब उसके क्या ट्रीटी साइन कर ली किसके साथ, इंग्लैंड के साथ. The English once more proclaimed Mir Jafar as a Nawab of Bengal and gained important concession from him. Right? Robert Clive became the governor of the East India Company in Bengal. Robert Clive को क्या बनाया, वो क्या बनाया, उसको गवर्नर कहाँ का बनाया, बंगाल का. मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास आ गई, अब रॉबर्ट क्लाइव के पास पावर आ गई.
नेक्स्ट इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ द बक्सर। तो क्या इफेक्ट और सिग्निफिकेंस होता है बैटल ऑफ बक्सर का, तो देखते हैं। इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव क्या बन गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्या उसने साइन करा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, रिस्टोर द अवार्ड टू इस नवाब सिराजुद्दौला ऑन पेमेंट ऑफ 50 लाख रुपीस। तो ये क्या था, इस ट्रीटी के सिराजुद्दौला को कितने रुपए देने थे, 50 लाख रुपीस। ओनली इलाहाबाद एंड द सराउंडिंग ट्रैक वर डिटैच्ड फ्रॉम अवध एंड हैंडेड टू द शाह आलम। तो किसको दे दिया, वो शाह आलम को दे दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर राइट ऑफ टू द दीवानी फ्रॉम शाह आलम सेकंड। तो दीवानी किससे, शाह आलम सेकंड से लेकर क्या, एंड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज ऑफ बंगाल बिहार एंड गुजरात। अब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो सारे राइट्स उसके पास आ गए थे कि सारे राइट्स यानी जो दीवानी जो कलेक्शन हो, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो कौन करेगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद करेगी। इन लिeu द कंपनी एग्रीड टू ग्रांट अ सम ऑफ 26 लाख रुपीस एज पेंशन टू द शाह आलम। तो जो 26 लाख रुपीस किसको दिए गए, शाह आलम को दिए गए अपने खर्चा पाने के लिए पूरे साल के लिए। क्लाइव ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ डबल गवर्नमेंट इन बंगाल। डबल गवर्नमेंट में दो तरीके से रूल करेगा, कौन से ईयर में, 1765 में, वेयर बाय द पावर वाज प्लेस्ड इन द लैंड ऑफ द कंपनी बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जमीन होगी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होगी, ठीक है। Thus, system was later abolished by the Warren Hastings in 1772. 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स इसको खत्म कर देता है क्योंकि उसको लगता था कि ये फ्रूटफुल नहीं होगी उनके लिए। So students, now this is a time to exercise ourselves कि how much we learn from this chapter. Okay, now come. So इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन पहला। तो पहला क्या क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर ग्रांटेड परमिशन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट। तो सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री कहाँ पे अपनी सेटअप की थी, कहाँ पे, सूरत, राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन, मतलब किसके बीच में, किस टाइम पीरियड के बीच में हुआ था, तो आंसर इज 1744 से लेके 1748 तक, राइट। बाकी आप खुद करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट। उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट क्या, डैश ऑब्टेन द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम द रूलर चंद्रगिरी। तो उसमें क्या होगा, फ्रांसिस्को डे। फ्रांसिस्को डे इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट है द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बिगिन ओवर द सक्सेशन इन, कहां पे था, तो वो जो यूरोप में था उसके ऊपर वो चल रहा था। रेस्ट आपको खुद करने हैं। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। तो सिराजुद्दौला वांटेड द ब्रिटिश कंपनी टू डिमोलिश हिज फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, मीर जाफर एंटर द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव, ये इज ट्रू, तभी तो वो हारा था, ठीक है। सिराजुद्दौला को हराने के लिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी थी। नेक्स्ट, अब हमारा है ये, नेक्स्ट देखेंगे हम मैच द कॉलम्स। तो उसमें द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू सेट अप देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो याद रखना हमेशा, जो पोर्चुगीज थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी शुरू की थी। ये आपको याद रखना है, एक बेसिक सा चीज, ठीक है। बाकी आप अपने आप देखेंगे, अपने आप करेंगे, राइट। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच। इस क्लास के अंदर इतना ही है। स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।